समाजवाद, साम्यवाद और रूस की क्रांति के हम लोग सारे प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए, सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्रमांक पहला, रूस के सम्राट को क्या कहा जाता था, यानी रूसी सम्राट को किस नाम से पुकारा जाता था वो बताना है। देखिए, यहाँ पे नज़र डालते हैं रूसी क्रांति, तो रूसी सम्राट यानी जार कहा जाता था। तो इसका हमारा उत्तर होगा सीधे तौर पे रूसी सम्राट को जार कहा जाता था। दूसरा सवाल देखिए, रूस में किस राजवंश का शासन था वो बताना है। देखिए, 1917 में जब रूसी क्रांति हुई तो उस समय जो शासन था निकोलस द्वितीय, तो वो जो शासक था कौन सा था, रोमनो वंश। ठीक, तो रोमनो वंश का शासन समाप्त हो गया जो वर्षों से चला आ रहा था। तो हमारा उत्तर होगा रूस में रोमनो वंश का शासन था। देखिए, आगे बढ़ते हुए तीसरा सवाल, रूस की संसद का क्या नाम था वो बताना है। रूस की संसद को एक विशेष नाम से पुकारा जाता था, रूस की संसद ड्यूमा। ठीक है, तो हमारा नाम ही बताना है सिर्फ हमें, तो ड्यूमा हो गया। तो इसका उत्तर हम ऐसे लिखेंगे, रूस की संसद का नाम ड्यूमा था। चौथा प्रश्न देखिए, रूस में कृषि दासता की प्रथा किस वर्ष समाप्त हुई। तो देखिए, रूस के समय सामाजिक स्थिति पर जब हम देखते हैं तो किसानों की स्थिति काफ़ी दयनीय थी। ठीक है, तो वो बंधुआ मजदूरी की तरह कार्य करते थे। जेंडर द्वितीय ने 1861 में समाप्त कर दी। तो हमें बस बताना है कब, तो कृषि दासता की प्रथा 1861 में समाप्त हुई। देखिए, पांचवा सवाल क्या है, रासपुटिन कौन था। जो रूसी सम्राट था जार निकोलस द्वितीय, तो उसकी पत्नी थी जरीना, जो एक भ्रष्ट पादरी था, उसके क्या थी, तो उसके बस में थी। ठीक है, उसके संपर्क में थी, तो एक रहस्यमयी भ्रष्ट पादरी था। तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा रासपुटिन एक बदनाम और रहस्यमयी पादरी था। देखिए, 6 नंबर सवाल क्या है, माँ उपन्यास के लेखक कौन था। देखिए, रूस में बौद्धिक क्रांति हुई तो उसमें जो रचनाकार थे, लेखक थे, उन्होंने ऐसी पुस्तकें लिखी जिसे पढ़कर लोगों में क्या हो, उनमें उत्साह जगे, ठीक, उनमें आक्रोश जगे। तो वो पुस्तक है माँ उपन्यास। तो उसके लेखक बताना है हमें। देखिए, यहाँ पे बौद्धिक कारण हम जब नज़र डालते हैं तो यहाँ पे मैक्सिम गोर्की जो एक लेखक है, विदेशी लेखक है, उन्होंने उपन्यास माँ लिखी। ठीक है, तो ये रूसी भाषा में लिखी और रूस के दयनीय स्थिति को इन्होंने बयां किया इस उपन्यास में। तो हमें बस नाम ही बताना है, मैक्सिम गोर्की ने माँ उपन्यास लिखा। देखिए, इसका आखिरी सवाल हमारा, खूनी रविवार के विषय में आप क्या जानते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है ये। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे 1905 के खूनी रविवार यानी लाल रविवार के दिन सेना ने निहत्थे मजदूरों और उनके परिवार पर गोलियां चलवाई। ठीक है, जिससे हजारों लोग मारे गए और घायल हुए, जो एक जुलूस में रोटी की मांग करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित राजमहल की ओर जा रहे थे। तो वो दिन था रविवार, तो इसे खूनी रविवार कहा जाता था। ठीक है, तो हत्याएं कर दी गई। तो बस यही आपको पूरा यहाँ तक कर लेना है। तो आइए अब देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न क्रमांक पहला, समाजवादी दर्शन क्या है। देखिए, जो समाजवादी है एक ऐसी विचारधारा है जो समाज में एक वर्ग को ना देकर पूरे समाज के हितों का ध्यान देना, उनकी भलाई करना। ठीक है, तो वो कहा जाता है समाजवादी दर्शन। ऐसी विचारधाराएं होती हैं, ऐसे विचारधारा के लोग समर्थन करने वाले होते हैं। तो हमें बताना है समाजवादी दर्शन क्या है। यहाँ से करेंगे, आधुनिक काल में समाजवादी विचारधारा ने एक नया सामाजिक चिंतन दिया। ठीक है, इसने पूंजीपतियों तथा श्रमिकों के शोषण के विरुद्ध प्रतिरोध करने और वर्ग विहीन समाज की स्थापना करने का आह्वान किया। तो पहले यहाँ तक हो गया, फिर आपको थोड़े से बढ़ा लेना है। उनका मानना है कि समाजवादी व्यवस्था में उत्पादन व्यक्तिगत लाभ के लिए ना होकर संपूर्ण समाज के लिए हो, यानी समाज की भलाई के लिए सोचना हो, वो समाजवादी दर्शन की विचारधारा कही जाती है। ठीक है, क्लियर हुआ आपका उत्तर। देखिए, अगला सवाल हमारा दूसरा है, रॉबर्ट ओवेन का संक्षिप्त परिचय दे। देखिए, ये जो व्यक्ति है रॉबर्ट ओवेन, ये यूके यानी इंग्लैंड के समाजवादी ये विचारधारा के समर्थक थे, यानी समाज को आगे ले जाना, उनकी भलाई को सोचना। तो ये कौन थे, समाजवादी विचारधारा के थे, इंग्लैंड के। तो आइए इनके जीवन का हम संक्षिप्त परिचय लिखते हैं। तो देखिए, हम इसका उत्तर लिखेंगे, रॉबर्ट ओवेन इंग्लैंड में समाजवाद का प्रवर्तक, यानी समाजवाद को
बढ़ाने वाले, शुरू करने वाले, सपोर्ट करने वाले रॉबर्ट ओवेन, ठीक, तो इनकी अवधि हो गई ये, को माना जाता है। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप कारखानेदारी व्यवस्था का उदय और विकास हुआ। इसमें श्रमिकों का शोषण किया गया, तो उसे रोकने के लिए, उनका शोषण न हो, सबका कल्याण हो, तो रॉबर्ट ओवेन ने एक आदर्श समाज की स्थापना का प्रयास किया। बस इनके बारे में यही संक्षिप्त हमें कर लेना है। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए अगला सवाल हमारा है तीसरा, कार्ल मार्क्स के विषय में आप क्या जानते हैं। अभी हमने देखा रॉबर्ट ओवेन, तो रॉबर्ट ओवेन के भांति कार्ल मार्क्स भी एक सामाजिक विचारधारा, समाजवादी विचारधारा के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। तो इनका जन्म जो है जर्मन में हुआ था, जर्मनी में हुआ था। ठीक है, तो आइए इनके बारे में हम लोग लिखते हैं। देखिए इनके बारे में हम लिखना प्रारंभ करेंगे। समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने में कार्ल मार्क्स, इनकी अवधि ये रही जन्म और मृत्यु की महत्वपूर्ण भूमिका है। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में राइन प्रांत में ट्रियर नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम हेनरिक मार्क्स था। वे एक विख्यात वकील थे। कार्ल मार्क्स ने बार्न और बर्लिन विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की। यहाँ तो हो गया, थोड़े से आपको बढ़ा लेना है इनके महत्वपूर्ण काम। तो कार्ल मार्क्स ने अपनी विख्यात पुस्तक डास कैपिटल का प्रकाशन 1867 में किया। इसे समाजवादियों की बाइबल कहा जाता है। ये काफ़ी फेमस रही, काफ़ी प्रसिद्धि मिली। समझ में आ गया। तो यहाँ तक आपको लिखना है, पहले शिक्षा ग्रहण की, उनकी जीवनी और शिक्षा ग्रहण की, और ये उनका एक रचना दास कैपिटल के बारे में यहाँ तक कर लेना है। ठीक है, देखिए अगला सवाल हमारा चौथा क्या है। 1917 की क्रांति के समय, यानी रूसी क्रांति के समय, रूस में किस राजवंश का शासन था। ठीक है, उस व्यक्ति का नाम बताना है और इस शासन का स्वरूप क्या था। जो वो शासन था कैसा था, लोगों की भलाई करने वाला था, ठीक है, कि उनके अत्याचार करने वाला था, राजतंत्र था, राजशाही था, तो किस तरीके का वो शासन काल था। ठीक, 1917 क्रांति के समय। तो आइए बताते हैं, पहले शासक का नाम बताना है और उसका शासन का स्वरूप भी बताना है। तो हमारा उत्तर होगा, आपको लिखना है 1917 की क्रांति के समय रूस में सम्राट जार निकोलस द्वितीय था। ठीक है, उसका शासन था। वह एक कमज़ोर शासक था। वह स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम नहीं था। वह पूरी तरह अपनी पत्नी जरीना और उसके समर्थकों के हाथ की कठपुतली था। यहाँ तक आपको पहले करना है और थोड़े से आपको शासन व्यवस्था की स्थिति भी बतानी है इसमें। तो फिर वहाँ से लिखते हुए आपको फिर लिखना है कि रूस का सम्राट जार अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि समझता था। ठीक है, और वह सर्वशक्तिशाली था। राज की सारी शक्तियाँ उसी के हाथ में केंद्रित थी। अपनी सत्ता पर किसी का नियंत्रण नहीं था। ठीक है, उस सत्ता पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं था, यानी निरंकुश और अत्याचारी शासक था कुल मिलाकर देखा जाए तो बस यहाँ तक आपको कर लेना और ये बातें भी शामिल कर लेनी है, निरंकुश और अत्याचारी शासक था। देखिए अगला सवाल हमारा है 5 नंबर। निहिलिस्ट आंदोलन से क्या समझते हैं, रूस पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, पहले इसके बारे में बताएंगे और रूस का इस पर प्रभाव बताएंगे हम लोग। तो इसका उत्तर हम यहाँ से करेंगे। रूसी नागरिकों का एक वर्ग ऐसा था जो चाहता था कि रूस में सुधार आंदोलन जार के द्वारा किया जाए। ठीक, जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने कई सुधार कार्यक्रम चलाए भी, परंतु उसके सुधारवादी संतुष्ट नहीं हुए। इनमें से कुछ निहिलिस्ट आंदोलन आरंभ किया। निहिलिस्ट जो स्थापित व्यवस्था को आतंक का सहारा लेकर समाप्त करना चाहते थे। 1881 में जार अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या निहिलिस्टों ने कर दी और इस निहिलिस्टों के विचारों ने प्रभावित होकर क्रांतिकारी राजशाही के विरुद्ध एकजुट होने लगे। तो एकजुटता होने लगी। ये पूरा आपको समझ में आ गया निहिलिस्ट आंदोलन क्या था। देखिए 6 नंबर सवाल क्या है। बौद्धिक जागरण ने रूसी क्रांति को किस प्रकार प्रभावित किया। बौद्धिक जागरण का मतलब है जो पढ़े लिखे लेखक हैं, ठीक है, तो उन्होंने अपने लेखक के द्वारा, अपनी लेखन कला द्वारा कौन कौन सी रचनाएं लिखी, पुस्तकें लिखी, जिनसे पढ़कर आंदोलनकारियों और रूस की जनता पे क्या प्रभाव पड़ा। ठीक, तो उनमें ये पूरा ब्यौरा बताना है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, रूस में बौद्धिक जागरण 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में रूस में बौद्धिक जागरण हुआ, जिनमें लोगों को निरंकुश राजतंत्र के विरुद्ध बगावत करने की प्रेरणा दी। जिन्हें विख्यात लेखक, बुद्धिजीवी
ठीक, ये सारे लेखक हैं। अपनी पुस्तकों और रचनाओं द्वारा लोगों को क्या किया, आगे बढ़ाया। ठीक, और जो राजतंत्र है उसके विरुद्ध आवाज़ें उठाई और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। तो यहाँ तक आपका कर लेना ही हो गया। देखिए 7 नंबर क्या है, मेन सेविकों और बोल सेविकों के विषय में आप क्या जानते हैं, दोनों के बारे में बताना है हमें। तो इसका उत्तर हम यहाँ से करेंगे। 1917 में ही रूस की दूसरी बार क्रांति हुई। यह क्रांति अक्टूबर क्रांति या बेल्शेविक क्रांति के नाम से जानी जाती है। यद्यपि यह क्रांति 7 नवंबर 1917 को हुई थी, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर, ठीक है, ये अनुसार हुई, परंतु पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार यह दिन था 25 अक्टूबर 1917 था। तो इसलिए बोल्शेविक क्रांति अक्टूबर क्रांति भी कही जाती है। और यह क्रांति मेनसेविकों यानी अल्प मत वाले, जिनका मत कम था, ठीक है, साम्यवादियों और बोल्शेविकों यानी बहुमत वाले सभ्यवादियों। तो समझ में आ गया क्या है मतलब उनका। तो ये जो क्रांति है रूसी क्रांति, जिनमें से मेंशेविकों यानी अल्प मत वाले साम्यवादियों और बोल्शेविकों मतलब बहुमत वाले मालसावियों के बीच, ठीक है, बीच सत्ता संघर्ष के परिणाम स्वरूप हुई। तो बस यही आपको समझना था। यहाँ तक हो गया इसका पूरा उत्तर। देखिए हमारा इसका अंतिम प्रश्न है, सोवियत संघ में प्रतिक्रांति क्यों हुई, बोल्शेविक सरकार ने इसके सामना कैसे किया। तो इसका उत्तर ये रहा, प्रतिक्रांति का दमन। तो इसका उत्तर हमारा ये रहा, प्रतिक्रांति का दमन। ये पूरा आपको लिखते हुए यहाँ तक कर लेना है।